दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद का संबंध मुख्यतया निम्न में से किस वर्ग से है? आपको बताना है, पूंजीपति, सैनिक, श्रमिक या उत्पादक। तो सही उत्तर श्रमिक वर्ग। दोस्तों, अपने आधुनिक रूप में समाजवाद का उद्भव 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। ये व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया और प्रगतिशील आंदोलन है। ये पूंजीवाद का विरोधी तथा उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण चाहता है और इसका संबंध मुख्यतया श्रमिक वर्ग से है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देखिए, सूची 1 में जो विचारधाराएं हैं, समाजवाद की विभिन्न विचारधाराएं, और सूची 2 में उनके विचारकों का मिलान करना है। विकासवादी समाजवाद ये बर्नस्टीन से संबंधित हैं और वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। काल्पनिक समाजवाद से संबंधित हैं सेंट साइमन और अराजकतावाद प्रिंस क्रोपोटकिन। तो देखिए 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 3, 1, 2, 4 सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में कथन और सूची 2 में विचारक दिए गए हैं। आप देखिए, सूची 1 में विचारक और सूची 2 में उनसे संबंधित जो विचार या अवधारणाएं हैं वो दी गई हैं। रॉबर्ट ओवेन। दोस्तों, रॉबर्ट ओवेन ये कल्पनावादी समाजवादी हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे ये नव वामपंथ से संबंधित हैं। थियोडोर ओडोर्नो ये क्रिटिकल थियरी से संबंधित हैं और GDH कोल का संबंध फेबियनवाद से है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा CDAB। यहाँ पर देखिए विकल्प देखते हैं, CDAB, यहाँ पर ऑप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? ऑप्शन है एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स। तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स। दोस्तों, समाजवाद को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप देने का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है, इसलिए उनके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद यानी साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है। लास्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और इसे एक निश्चित आंदोलन बना दिया। अगला प्रश्न है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण मुक्त होगा, वो व्यवस्था कौन सी है? ऑप्शन है फांसीवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद या समाजवाद। तो सही उत्तर समाजवाद। दोस्तों, समाजवाद जो है व्यक्तिवाद या उदारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। ये पूंजीवाद विरोधी और उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण चाहता है। व्यक्तियों के मध्य आर्थिक समानता का ये प्रबल पक्षधर है। लेकिन मार्क्सवाद के अंतर्गत समाजवाद का एक विशेष अर्थ है जब सर्वहारा वर्ग क्रांति करके पूंजीवाद को धराशायी कर देता है और उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सर्वहारा का स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तब समाजवाद अस्तित्व में आता है। और इस अवस्था में राजनीतिक शक्ति के बल पर पूंजीवाद के अवशेष तत्वों को नष्ट किया जाता है, जिससे वर्ग विहीन और राज्य विहीन यानी क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है किसका? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है एक व्यक्ति दो मत, एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी श्रेणी समाजवाद इस मत का समर्थन करता है कि एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। श्रेणी समाजवाद का विकास ब्रिटेन में हुआ। इसके अनुसार राज्य संप्रभु होगा, सभी शक्तियों का स्रोत होगा, किंतु वह उसका उपभोग नहीं करेगा।
वर्णन शक्तियों का प्रयोग विभिन्न आर्थिक श्रेणियां करेंगी। श्रेणी समाजवादी व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। अगला प्रश्न है, फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं था किसका? उग्र परिवर्तन का, म्यूनिसिपल सुधारों का, अविलंब सामाजिक पुनर्संरचना का, या मजदूरों के आंदोलन का? तो सही उत्तर फेबियन समाजवाद उग्र परिवर्तन का समर्थक नहीं है। दोस्तों, फेबियन समाजवाद जो है क्रमिक परिवर्तन का पक्षधर है। फेबियनवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ और फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया, क्योंकि उन्होंने पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ माना। उनकी प्रेरणा का स्रोत मार्क्स नहीं अपितु J.S. मिल है। फेबियनवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फेबियनवाद पूंजीवाद विरोधी तथा समाजवाद के समर्थक हैं। फेबियन श्रमिक विकास और संवैधानिक पद्धति के आधार पर समाजवाद को शांतिपूर्वक लाना चाहते थे। वे व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे, लोकतंत्र में अटूट आस्था रखते थे, फेबियन क्रांति और हिंसात्मक तरीकों के विरोधी थे और वर्ग संघर्ष के स्थान पर लोकतांत्रिक विधियों से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। फेबियनवादी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोधी थे और ये मार्क्स के श्रम मूल्य सिद्धांत को नहीं मानते। इनके अनुसार मूल्य का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद कैसे आएगा? तो सही उत्तर धीरे धीरे आएगा, न कि क्रांति के माध्यम से। दोस्तों, फेबियन समाजवाद या फेबियनवाद का उद्भव 1848 में इंग्लैंड के 10-12 व्यक्तियों द्वारा फेबियन सोसाइटी के गठन के परिणामस्वरूप हुआ। इस संगठन का नाम उन्होंने महान रोमन सेनापति क्विंटस फेबियस के नाम पर रखा और फेबियन सोसाइटी का मूल विश्वास ये था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए। वर्ग संघर्ष के क्रांतिकारी सिद्धांत की जगह फेबियन विचारकों ने युक्त तर्क वितर्क की पद्धति अपनाई, जिसे अपना प्रभाव दिखाने में समय लगता है। उन्होंने भाषण देकर, इश्तिहार छपवाकर समाजवाद का प्रचार किया, जिसे परमिएशन या परमेशन की संज्ञा दी गई। अंतः प्रवेश की। फेबियनवाद मुख्यतः मध्यम वर्गीय आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवियों का बोलबाला था। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया था। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? ऑप्शन है श्रेणी समाजवाद का, फेबियनवाद का, श्रमिक संघवाद का, या उपरोक्त सभी का। तो याद रखिएगा फेबियनवाद का। दोस्तों, फेबियन सोसाइटी के प्रभाव के अंतर्गत जिस उदार, शांतिपूर्ण, विकासवादी और लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास हुआ वो दूसरे देशों में भी विकसित हुआ। इसके प्रमुख सिद्धांतों की अभिव्यक्ति अनेक लेखकों की रचनाओं द्वारा हुई, जिनमें से जर्मनी के बर्नस्टीन, फ्रांस के जीन जॉरेस, बेल्जियम के एडवर्ड एंसीन आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेणी समाजवाद। श्रेणी समाजवाद या गिल्ड समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? आपको बताना है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत से? तो सही उत्तर ब्रिटेन से। दोस्तों, श्रेणी समाजवाद का उदय 20वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में हुआ। ये मूलतः फेबियन आंदोलन की एक शाखा थी। इसे गिल्ड समाजवाद भी कहा जाता है। इसे फ्रांस के श्रम संघवाद और ब्रिटेन के फेबियनवाद का विचित्र मिश्रण कहा जा सकता है। ये स्पष्टतः मार्क्सवाद का विरोधी है। ये मार्क्स के सभी प्रमुख सिद्धांतों, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, मूल्य के श्रम सिद्धांत, सर्वहारा का अधिनायकवाद, राज्य का लोभ का विरोधी है। ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता है। A.J. पिंटी, A.R. ऑरेंज और S.C. हॉब्सन इसके प्रमुख विचारक हैं। अगला प्रश्न है, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस एक पर अधिक जोर दिया गया है? ऑप्शन है असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर, सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, कृषकों श्रमिकों की एकता पर, या श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर विशेष बल दिया गया है। दोस्तों, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद की कार्य पद्धतियों में आम हड़ताल, औद्योगिक तोड़फोड़, बहिष्कार, धीरे धीरे काम करना, सुस्ती, लापरवाही और गलत लेबल लगाना प्रमुख हैं। ये अपनी कार्य पद्धति को सांकेतिक नाम केकेनी देते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे भी अति संभावित है। एक कथन है कि समाजवाद ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। तो सही उत्तर ये कथन CEM जोड का है।
दोस्तों, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। ये कथन झूठ का है। समाजवाद आज के युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा है और इसकी लोकप्रियता ने इसे बहुत हद तक अनिश्चितता का रूप दे दिया है। इसी संदर्भ में जोड़ का ये कथन है। समाजवाद मनुष्य की समानता और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अर्थ में एक प्रगतिशील दर्शन तथा कार्यक्रम है। रैमजे म्योर का कहना है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट जैसा धर्म है। और रैमजे मैकडोनाल्ड का कहना है कि समाजवाद समाज की भौतिक और आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। ये कथन किसका है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके द्वारा दिए गए भाषण में इस प्रकार की उद्घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यूटोपियन समाजवाद या कल्पनालोकी समाजवाद से सेंट साइमन संबंधित हैं। फेबियन समाजवाद से सिडनी वेब का संबंध है। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और श्रेणी समाजवाद से GDH कोल संबंधित हैं। तो यहाँ पर 4, 3, 1 और 2, तो मिलान करते हैं 4, 3, 2 और 1। तो कौन सा विकल्प आपका सही 4, 3, 1 और 2। तो यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है ट्राटस्की, एंगल्स, एंजेल्स, स्टालिन या मार्क्स। तो सही उत्तर स्टालिन। दोस्तों, किसी एक देश में समाजवाद अवधारणा का प्रतिपादन स्टालिन ने किया। 1934 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म में स्टालिन ने ये व्यक्त किया कि एक देश में समाजवाद की स्थापना संभव है, चाहे भले ही बाकी दुनिया में पूंजीवाद का प्रभुत्व रहे। ये विचार मार्क्सवाद की मूल विचारधारा, जिसके अनुसार सर्वहारा क्रांति को किसी एक देश या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता है, उसके विरुद्ध था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये कथन किसका है? सैलरस, रसेल, रॉबर्ट या बर्नार्ड शा। तो सही उत्तर बर्नार्ड शा। दोस्तों, ये कथन बर्नार्ड शा का है कि समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शा ब्रिटेन के फेबियन सोसाइटी के प्रमुख विचारक थे। ये फेबियन समाजवादी विचारक के साथ साथ मशहूर लेखक भी थे। मैन एंड सुपरमैन तथा पिग्मैलियन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें वर्ष 1925 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उन्हें ये पुरस्कार 1 वर्ष बाद 1926 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था? रॉबर्ट ओवेन, फोरियर, बर्नार्ड शा या मार्क्स। तो सही उत्तर रॉबर्ट ओवेन। दोस्तों, वर्तमान में समाजवाद सबसे लोकप्रिय शब्द है। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारकों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। 1835 में रॉबर्ट ओवेन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय में समाजवाद और समाजवादी शब्द का बहुधा प्रयोग किया गया और रॉबर्ट ओवेन ब्रिटिश समाजवाद के संस्थापकों में से एक हैं, जिन्होंने प्रथम बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। और ओवेन के विचार उनकी पुस्तकें ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी और द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ल्ड में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप। देखिए, पूंजीवाद के सागर का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। ये कथन किसका है? माओ त्से-तुंग, कार्ल मार्क्स, लेनिन या स्टालिन। तो सही उत्तर लेनिन। दोस्तों, मार्क्सवाद को अंतर्राष्ट्रीय रूप को लेनिन ने राष्ट्रीय रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे उन्होंने एक देश में समाजवाद की संभावना को जन्म दिया। लेनिन के अनुसार जिस प्रकार पूंजीवाद का विकास पूरे संसार में समान रूप में नहीं हुआ है, उसी तरह साम्यवाद भी पूरे विश्व में एक साथ नहीं आएगा, बल्कि उसका विकास असमान और असंबद्ध रूप में होगा।
लेनिन का विश्वास था कि पूंजीवाद के सागर के बीच एक समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक लाइट हाउस या प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा था? तो उत्तर है लॉर्ड एक्टन ने। दोस्तों, लेखक और विचारक एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा था। अगला प्रश्न है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुरूप रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, ये कथन किसका है? तो ये रैमजे म्योर का कथन है, याद रखिएगा। समाजवाद एक प्रगतिशील और परिवर्तनशील दर्शन तथा कार्यक्रम है। ये बदलते हुए आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के साथ साथ अपने स्वरूप में परिवर्तन करता रहता है और समाजवाद के इस परिवर्तनशील रूप को दृष्टि में रखते हुए रैमजे म्योर ने कहा था कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट जैसा धर्म है। और जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे। इस समाज में वैयक्तिक संपत्ति के हित के लिए मनुष्य का श्रम का शोषण नहीं होगा। इस समाज को सारी संपत्ति सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक संपत्ति होगी और अनर्जित आय और आय संबंधी भीषण असमानताएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ऐसे समाज में मानव जीवन और उसकी प्रगति योजनाबद्ध होगी और सब लोग सबके हित के लिए जिएंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? तो उत्तर है एंजेल्स। दोस्तों, फ्रेडरिक एंजेल्स एक जर्मन समाजशास्त्री और दार्शनिक थे। एंजेल्स ने कहा था द स्टेट इज नथिंग मोर देन ए मशीन, यानी राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना वो संबंधित है किससे? हाब्स से, लॉक से, ए और बी दोनों से, या इनमें से किसी से भी नहीं? तो सही उत्तर ए और बी दोनों से। दोस्तों, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना ये मूल रूप से लॉक का, लेकिन हाब्स और लॉक दोनों से संबंधित है। लॉक ने टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में व्यक्तिगत संपत्ति को श्रम सिद्धांत के आधार पर स्वीकार किया। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति पर निजी अधिकार नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन में अपना श्रम लगा देता था तो वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती थी। और इसी आधार पर भूमि के स्वामित्व का खंडन कर सामंतवाद की आलोचना की जो समाजवाद का आधार बना। यहाँ पर प्रश्न है कि व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना ये दोस्तों मूल रूप से लॉक से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नौ वामपंथी विचारक है? एरिक फ्राम, मार्क्यूज, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर ए और बी दोनों। दोस्तों, एरिक फ्राम और हर्बर्ट मार्क्यूज दोनों ही नौ वामपंथी विचारक हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेहरू किसके समर्थक हैं? पूंजीवाद, साम्यवाद, गणतांत्रिक समाजवाद या अराजकतावाद? तो नेहरू गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। ये आर्थिक नियोजन या समाजवाद तथा लोकतंत्र में समन्वय स्थापित करना चाहते थे, इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद में इन्होंने निष्ठा व्यक्त की थी। इसलिए नेहरू जी ने भारत में भूमि सुधार को प्राथमिकता दी, जमींदारी तालुकेदारी प्रथाओं को मिटाने की पहल की। इन्होंने राष्ट्रीयकरण की भी नीति अपनाई और प्रतिरक्षा तथा अन्य प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया। अगला प्रश्न है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है किसका? कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन, या राज्य के द्वारा आर्थिक नियोजन? तो याद रखिएगा, समाजवाद राज्य के द्वारा आर्थिक नियोजन का पक्षधर है। पूंजीवाद का विरोधी दर्शन होने के नाते समाजवाद भूमि, उद्योग और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व यानी राज्य द्वारा स्वामित्व की वकालत करता है। समाजवादियों के अनुसार वैयक्तिक उद्योग एक वैयक्तिक लूटमार है और ब्लैचफोर्ड एक विचारक हैं। इनके अनुसार भूमि तथा उत्पादन के साधनों को राष्ट्रीय संपत्ति बना दो, सभी खेतों, खानों, जहाजों, रेलों को राष्ट्रीय नियंत्रण में रख दो, बस व्यवहारिक समाजवाद पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन विकेंद्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या फिर आचार्य विनोबा भावे? तो सही उत्तर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।
दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रमुख भारतीय समाजवादी चिंतक और विचारक थे और ये विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। पूंजी के संचय और बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिए लोहिया ने छोटी मशीनों पर आधारित उद्योग का समर्थन किया। लोहिया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उन्होंने चौखंबा राज्य की कल्पना की, जिसके अंतर्गत गांव, मंडल, प्रांत और केंद्रीय सरकार इसके 4 स्तंभ होंगे। व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास चक्र इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है, राज्य कल्याणकारी संस्था है या राज्य एक अच्छी संस्था है? तो सही उत्तर है, समाजवादी राज्य को कल्याणकारी संस्था मानते हैं। दोस्तों, समाजवादियों के अनुसार राज्य कल्याणकारी संस्था है। इनके अनुसार व्यक्तिवादी पुलिस राज्य समाज की पूरी भलाई नहीं कर सकता। समाजवादी राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक करना चाहते हैं। ये गरीबों, मजदूरों, असहायों के हित में राज्य को कल्याणकारी कार्य सौंपते हैं, यानी ये राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सत्य की संप्रभुता महात्मा गांधी सही है। नव मानववाद अरविंद घोष सही नहीं है। एम एन राय नव मानववाद के प्रवर्तक हैं। सर्वहारा की तानाशाही वी.आई. लेनिन सही है। और नव प्रजातंत्रवाद जो है ये माओ त्से-तुंग सही है। तो याद रखिएगा, नव मानववाद मानवेंद्र नाथ राय इसके समर्थक हैं, न कि अरविंद घोष। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन एक समाजवाद की विशेषता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन एक समाजवाद की विशेषता है, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है वर्ग चरित्र, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व या दास प्रथा का समाज। तो सही उत्तर समाजवाद की विशेषता सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व है। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व चाहता है, जिससे इनकी आय का सामाजिक हित के लिए उपयोग किया जा सके। आय की असमानताओं को कम करते हुए अशिक्षा, बेकारी, भुखमरी और अस्वास्थ्यकर स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सके। अगला प्रश्न है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, क्यों? तो सही उत्तर है, समाजवादी विचारक दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए, प्राकृतिक साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो जाने से इनके अपव्ययपूर्ण प्रयोग को रोका जा सकेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व राष्ट्र के हितों की परवाह नहीं करता, वह उसे रक्षित रखने की बजाय उसे तेजी से समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? चीन, सोवियत संघ, क्यूबा या चेकोस्लोवाकिया में? तो सही उत्तर सोवियत संघ में। दोस्तों, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना सोवियत संघ में वर्ष 1917 में हुई थी। लेनिन सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति 1917 के कर्णधार थे। ये प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 का समय था, जब लेनिन ने अपनी विख्यात कृति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है लिखी। इसमें लेनिन ने तर्क दिया कि पूंजीवाद राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा का शोषण तो करता है, पर यह साम्राज्यवाद का जाल बिछाकर अल्प विकसित देशों का भी शोषण करता है। इसी नारे के साथ लेनिन ने रूस में क्रांति करके समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, थॉमस मोर, फोरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो आप जानते हैं यूटोपियन या स्वप्निल समाजवाद से, जिसको कल्पनालोकी समाजवाद भी कहा जाता है। दोस्तों, समाजवाद की प्रारंभिक झलक हमें यूनानी दार्शनिक प्लेटो के दर्शन में मिलती है, लेकिन आधुनिक युग में समाजवाद के मूल प्रवर्तक चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन माने जाते हैं। रॉबर्ट ओवन को आरंभिक समाजवादी माना जाता है। मार्क्स और एंजेल्स ने इनके समाजवाद को स्वप्नलोकी समाजवाद की संज्ञा दी है। जैसा कि बेपर कहता है कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के पेड़ों के लिए या वृक्षों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की। ये कल्पनावादी समाजवादियों के बारे में बेपर का कथन है। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा करता है? आर्थर मिलर, मिलोवन जिलास,
हार्बर फ्रैंक या लुई ईस्टर। तो सही उत्तर मिलोवान जिलास। दोस्तों, मिलोवान जिलास एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने अपनी पुस्तक न्यू क्लास में साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की बात करते हैं। इनका मानना है कि सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति के बाद भी वहाँ मिश्रित समाजवाद है। वहाँ कारखाने का मालिक तथा साम्यवाद दल का सचिव अपने आप में एक नया वर्ग बन गए हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं। इनका मानना है कि समाजवाद के सभी रूपों में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी रहती है, फिर भी हमारा उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना का होना चाहिए और किसी नए वर्ग को पनपने नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए गए हैं ग्रामसी के संबंध में। इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है, ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर अधिक बल देता है। सही है। ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। ये सही नहीं है। और ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। तो ये सही है। 1 और 3 आपके सही हैं। यहाँ पर देखिए 1 और 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज की संरचनाएं, परिवार, पाठशाला और धार्मिक संस्थाएं ये शासक वर्ग के नियमों को वैधता प्रदान करती हैं। साधारण रूप से शासक वर्ग अपनी स्थिरता के लिए इन्हीं संरचनाओं की कार्यकुशलता पर आश्रित होता है। इसका तात्पर्य है कि अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं के बल पर शासक बुर्जुआ वर्ग आम लोगों की सहमति प्राप्त कर सत्ता में बना रहता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते थे? धानवन, उदासीन, मित्र और शत्रु। तो सही उत्तर धानवन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक धानवन तत्व की उपेक्षा करते हैं। प्राचीन भारतीय विचारकों में मनु ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में अपने मंडल सिद्धांत में मध्यम, बीजगीष, उदासीन और शत्रु 4 मूल प्रकृति बताया है। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में बीजगीष, अरिमित्र, मध्यम और उदासीन जैसे 12 राज्यों के समूह का, और शुक्र ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में शत्रु, मित्र, मध्यम, उदासीन आदि राजाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, किसके साथ या किसके संसर्ग ने एमएन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था? तो सही उत्तर माइकल बारोडीन। माइकल बारोडीन ने एमएन राय को मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। बारोडीन बोल्शेविक दल के नेता थे। इनका असली नाम मिखाइल मार्कोविच था। अगला प्रश्न और वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये अंतिम प्रश्न है। कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। ये सही नहीं है। कारण है, जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ए गलत है किंतु आर सही है। क्यों? क्योंकि मार्क्स के अतिरिक्त अरस्तु, हाब्स, स्पेंसर, मैकियावेली इनकी रचनाओं को हम वैज्ञानिक रचना की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं तथ्यों के पर्यवेक्षण पर आधारित हैं। तो इस प्रश्न में कारण सही है, क्योंकि मार्क्स ने सर्वहारा के अधिनायकत्व से अपने सिद्धांत को समाप्त कर दिया और उसके बाद की व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण न करके अराजकता को आमंत्रित किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत मार्क्सवाद, वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन या अध्ययन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।